Hello friends and welcome to your channel Study with निधि। एमपी बोर्ड और एनसीईआरटीज़ की 3 मार्कर के सीरीज़ में आज हमारी ये नेक्स्ट क्लास है। इससे पहले हम 4 से 5 क्लासेस कर चुके हैं जिसमें 3 मार्कर डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग इसके नोट्स बनाते चाहिए ताकि आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमको जो 3 मार्कर लिखने हैं वो सिर्फ 1 से 2 लाइन में ही लिखने हैं। तो एनसीईआरटी और जो एमपी बोर्ड की बुक्स हैं उसमें ये बहुत सही तरीके से दिया है, ईजी वे में भी और सफिशिएंट है जितना हमको लिखना है 3 मार्कर में। तो फर्स्ट आज का 3 मार्कर लेते हैं। तापमान। वायुमंडल में उपस्थित ताप की मात्रा के मान या मापन को तापमान कहा जाता है। धरातल पर ताप प्राप्ति की मात्रा तो सूर्य की किरणों के झुकाव, दिन की अवधि, समुद्र तल से ऊंचाई, वायुमंडल की चौड़ाई आदि पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है पवन। जब वायु धरातल पर क्षैतिज दिशा में चलती है तो वह पवन कहलाती है। उदाहरण पछुआ पवने, मानसूनी पवने। नेक्स्ट है हमारा वायु। जब वायु स्थिर हो या धरातल से आकाश की ओर लंबवत चलती हो तो वह वायु कहलाती है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु का अपना भार होता है। अगला है हमारा वायु दाब। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल अपने भार के कारण जो दबाव डालता है उसे वायु दाब कहते हैं। वायु दाब को मापने की इकाई जो है वो मिली बार है। क्या है? मिली बार। इसे वायु दाब मापी यंत्र को से नापते हैं, जिसे बैरोमीटर कहते हैं। ये एग्ज़ाम में प्री के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार पूछते हैं कि वायु दाब को मापने की इकाई क्या है, तो मिली बार है। और वायु दाब मापी जो यंत्र है उसे क्या बोलते हैं, तो बैरोमीटर कहते हैं उसको। वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो समुद्र सतह से ऊंचाई पहला, दूसरा तापमान है, इसके अतिरिक्त पृथ्वी का घूर्णन है, जलवाष्प। तो ये सारे जो 4 कारक हैं ये क्या है? जलवाष्प भी वायु दाब को प्रभावित करता है। तो ये वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला है हमारा फेरल का नियम। फेरल का नियम क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जब हवाएं एवं सागरीय जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं, अर्थात पवन की दिशाएं जो है वो फेरल के नियमानुसार निर्धारित होती हैं। अगला है हमारा पवन के प्रकार। पवन जो है वो हमारे लगभग 4 प्रकार की। कौन कौन सी? देखिए, स्थानीय पवने, सामयिक पवने, है ना, और स्थानीय पवने और अन्य पवने। स्थायी पवने जो हैं वो 3 प्रकार की, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवने। सामयिक पवने, उसमें मानसूनी पवने आती हैं। स्थानीय पवने जो स्थान विशेष पे चलती हैं, जैसे जल समीर और स्थल समीर। अन्य पवनों में चक्रवात, प्रतिचक्रवात, ये सब आएंगे। तो ये क्या है? पवनों के प्रकार हो गए। आगे हमारा जलवाष्प। जल के बहुत छोटे छोटे कण जब गैस का रूप धारण कर वायुमंडल में फैलते हैं तो उन गैसीय जल कणों को भी जलवाष्प कहते हैं। संघनन क्या होता है? कंडेंसेशन। जलवाष्प के पुनः द्रव या ठोस रूप में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। पानी को गर्म किया, भाप बना, और वो जो भाप है वो द्रव या ठोस के रूप में बदलने की प्रक्रिया होगी, मतलब वो वापस ठंडा होगा, उसके बाद वो जमेगा एक पॉइंट पर आकर, तो वो क्या हो जाएगा? पुनः जलवाष्प के पुनः द्रव या ठोस रूप में बदलने की प्रक्रिया संघनन। ओस क्या है? वाष्प या आर्द्र वायु ठंडी होने के कारण ओस की बूंदों में बदल जाती है। उदाहरण पेड़ पौधों की पत्तों पर गिरने वाली ये जल के कण एकत्र होकर ओस की बूंदें बनते हैं। अधिकतर हम ठंडी के समय में ऐसा देखते हैं, और सुबह सुबह के समय पत्तों पे। धाराएं। समुद्रों में नियमित रूप से किसी निश्चित दिशा में क्षैतिज रूप से प्रवाहित होने वाली विशाल जलराशि को धाराएं कहते हैं। सागरीय गतिविधियों में धाराएं अधिक शक्तिशाली होती हैं। इनके द्वारा सागरीय जल 1000 किलोमीटर तक बहा लिया जाता है। गर्म जल धाराएं क्या होती हैं? गर्म धाराएं ऐसी धाराएं जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं और अपने आसपास के क्षेत्र को गर्म करती हैं। गर्म धाराएं कहलाती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ब्राज़ील की जलधारा। ठंडी धाराएं वे धाराएं जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। देखिए, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो धाराएं हैं ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, और ये क्या करती हैं? ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। जो गर्म जलधाराएं हैं वो ठंडी होकर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगी, और जो गर्म धाराएं और जो ठंडी धाराएं हैं वो भार के वजह से ऊपर से नीचे की ओर। नेक्स्ट है हमारा ज्वार भाटा के लाभ क्या क्या हैं? ज्वारीय शक्ति से जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है।
दूसरा, ज्वार से तटों पर अनेक प्रकार की सीपें, मोती, इस तरह की बहुमूल्य वस्तुएं निकल कर आती हैं। इसमें नदियों के जो मुहानों की गंदगी साफ हो जाती है, नौकायान में जो सहायक रहता है। फिर ज्वार के समय उथले जो बंदरगाह हैं उनकी गहराई बढ़ जाती है, जिससे बड़े जहाज बंदरगाहों तक पहुंच जाते हैं और भाटे के समय लौट आते हैं। इससे व्यापार, माल ढोने में लाभ होता है। भारत में जो हुगली नदी के मुहाने पर कलकत्ता बंदरगाह है, उसको ज्वार से लाभ होता है। नेक्स्ट, आग्नेय शैलें। भूपृष्ठ के नीचे अति गर्म पिघला पदार्थ भूपर्पटी में अथवा उसके ऊपर ठंडा होकर कठोर हो जाता है, इसे आग्नेय शैल कहते हैं। अवसादी शैल, जल, वायु और हिम द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़, पत्थरों के छोटे छोटे कण, जीवाश्म आदि भूभाग या समुद्र तलों में परतों के रूप में जमा होते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट क्या आया हमारा, परतों के रूप में जमा हो जाते हैं। ये जितनी भी ऊपर की चीज़ें हमने बताई, ये सब क्या होती है, समुद्र तल में परतों के रूप में जमा हो जाती हैं। इस प्रकार जमे हुए पदार्थों को अवसाद कहते हैं, सिल्ट। यदि यही अवसादों की परतें गर्मी दबाव के कारण कठोर हो जाती हैं और इन्हें अवसादी या परतदार शैल कहते हैं। मेन दो कारण होते हैं, क्या, दबाव और गर्माहट। कायांतरित शैलें, जब आग्नेय तथा अवसादी शैलों के रूप, रंग और गुण में आंतरिक ताप तथा दबाव के कारण पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है तो उन्हें कायांतरित या परिवर्तित शैलें कहा जाता है। अगला है हमारा भूकंप। भूकंप जो है वो दो शब्दों से बना है, भू और कंप, जिसका अर्थ है पृथ्वी का कंपन। भू मतलब पृथ्वी, कंप मतलब कंपन। भूकंप की उत्पत्ति जिस स्थान पर होती है उसको क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र, फोकस कहते हैं, एपिक सेंटर कहते हैं। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर जहाँ भूकंप की लहरों का अनुभव सर्वप्रथम किया जाए उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, एपिक सेंटर। भूगर्भ के अंदर बनने वाली गैसें एवं जलवाष्प कमज़ोर भूपटल को तोड़कर क्या करती हैं, ऊपर निकलती हैं, जिससे भूकंप आता है। यह प्रशांत महासागर के तटीय भागों में अधिक मात्रा में आते हैं। भारत में हिमालय का पर्वतीय जो प्रदेश है वो भूकंप का मुख्य क्षेत्र है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारे वीडियो में हम देखेंगे भूकंप के लाभ, वलन क्या होता है, भ्रंश, अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, तल संतुलन क्या होता है, निम्नीकरण क्या होता है और नदी मार्ग जो होता है वो किन किन भागों में होता है, नदी की अवस्थाएं क्या होती हैं, कार्य क्षेत्र क्या होते हैं और इसी तरह की जो कुछ स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जलोढ़ पंख है, गोखुर झील है। तो इस तरह के जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं अभी हमारे, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होपफुली आपको वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।